अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सिर्फ 5 साल के अंदर पूरा सियासी मंजरनामा बदल चुका है। नवाज शरीफ के लिए माहौल साजगार होता जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर अब नून लीग के कायद नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक केस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट मनसूख हो चुके हैं और 2 केसेस में नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल चुकी है। जो इदारे कल तक इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे, आज वही इदारे नवाज शरीफ के लिए रिलीफ का माहौल बना रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। कल नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड केसेस के खिलाफ हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त पर कल ही नंबर लगा और कल ही उसकी समाअत के लिए बेंच बना और आज बाकायदा नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मगर इससे पहले तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के उसी जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं, जिन्होंने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा सुनाई थी। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद तहरीरी फैसला जारी करते हुए लिखा कि वकील सफाई का कहना है कि रेफरेंस में कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं है और नवाज शरीफ के वारंट अदम हाजिरी पर जारी किए गए और अब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत में पेश होना चाहते हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा है कि नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल कर दिए जाएं, इसलिए अदालत में पेश होने के लिए नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। अगर नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो फिर नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे, यानी वो नैब जो कल तक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए कोशिशों में मसरूफ होता था, उन्हें बार बार गिरफ्तार करने की कोशिशें करता था, आज उसी नैब ने अदालत को कहा है कि नवाज शरीफ की पेशी के लिए उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम और दिलचस्प पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में आज 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज में नवाज शरीफ की तरफ से साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, उसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या आपके पास वो ऑर्डर है। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि ऑर्डर हो गया है। वकला भी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं, जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने अदालत से कहा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तो यही मौक़िफ़ है कि अगर वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस दौरान जस्टिस गुल हसन मियाँ औरंगज़ेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी रजामंदी की वजह से ये ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर हम फैसला करते। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम हिफाजती जमानत देकर केस पीर के लिए मुकर्रर कर देते हैं। जिस पर नून लीग के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने मंगल के लिए केस रखा है। जिसके बाद अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि जब नैब को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर को इस अदालत में पेश होने दिया जाए, जबकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी से लेकर और इस अदालत के सामने सरेंडर करने तक गिरफ्तार ना किया जाए। यानी आज नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बड़े रिलीफ मिले हैं। अब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और 3 दिन तक उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। पहले वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, फिर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगे, फिर 2 दिन तक वो आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत करेंगे और 24 अक्टूबर को खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर देंगे। और नवाज शरीफ की वापसी से पहले नून लीग ने आज लाहौर में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में नून लीग का तराना रिलीज़ किया है और इस तराने से ये इशारा मिल रहा है कि नून लीग का अगला बयानिया क्या होगा, क्योंकि इस तराने में नाज़िया के खिलाफ कोई बात की गई है और ना ही जर्नेलों के एहतसाब की कोई बात की गई है। इस तराने में सिर्फ नवाज शरीफ को मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पर पेश किया गया है, यानी इदारों के खिलाफ नून लीग ने कोई बयानिया नहीं बनाया और ना ही जर्नेलों के एहतसाब की कोई बात की गई है, मगर महंगाई की, बेरोजगारी ख़त्म करने की बात ज़रूर की गई है। जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों का इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ किसी समझौते के साथ आ रहे हैं और इस वक्त उन्हीं की सहूलतकारी हो रही है। आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये लंदन प्लान है कि इमरान खान को जेल में बंद करना है, पीटीआई को कुचलना है, नवाज शरीफ को वापस लाना है। आपका लंदन प्लान ये था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। ये है लंदन प्लान। आज उसके लिए हमारे
कानून और इंसाफ की धज्जियां बखेरी गई और आपने देखा कि आज 7 मिनट के अंदर अंदर उसका फैसला हो गया और एक मुजरिम को जमानत मिल गई। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सारे इदारे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वापसी को एक समझौता करार दिया, लेकिन कल बाकायदा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की वापसी को एक डील का रंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नून लीग को हर तरफ से डील करने के इल्जामात का सामना है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है आप इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, मगर हर तरफ से इल्जामात लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो कह रही है इलेक्शन ही नवाज शरीफ के लिए डिले किए गए हैं, इतनी सहूलतकारी उनकी हो रही है। पीटीआई कह रही है कि ये तो पूरा लंदन प्लान है कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार करना है, सियासी तौर पर इमरान खान को कुचलना है, और वही हो रहा है। ये इल्ज़ामात नहीं है, ये अपना अपना जो है वो रोना सारे जो है वो रो रहे हैं और उन्हें ये मालूम है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इन इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ के अलावा कौम के पास कोई और उम्मीद नहीं है, कोई और ना पार्टी है ना कोई लीडर है जो कौम को उम्मीद दिला सके, जो अज़म और यकीन के साथ जो है वो मुल्क को इस बहरान से जो है वो निकाल सके। क्योंकि इस बहरान में मुल्क को मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक साजिश करके जो है वो मुब्तला किया गया। अब वो साजिश जो है वो दम तोड़ चुकी है। वो मुकदमात, जिन मुकदमात में आज रिलीफ मियां नवाज शरीफ को मिल रहा है, उन मुकदमात की हकीकत के बारे में यही लोग पहले बातें करते रहे हैं कि उनमें कोई दम खम नहीं है, उनमें कोई जो है वो हकीकत नहीं है। तो ये वही मुकदमात है ना जिनमें पहले साहब ये मुकदमात से आगे आप पर मुकदमात से आगे इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो सरदारी के इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ की वजह से नहीं आ रही है, वो वापस आएंगे तो फिर इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान होगा। इस हद तक सहूलतकारी हो रही है। मामला ये है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो डीलिमिटेशन फाइनल होने से पहले कैसे आ सकती है। जब ये हलके जो हैं, अगर हलकों में डीलिमिटेशन जो है वो कल को कोई चेंजेस लाती है तो उसके नतीजे में जो है वो आप कैसे तारीख पहले दे सकते हैं। जैसे ही डीलिमिटेशन का अमल जो है वो मुकम्मल होगा तो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बड़ा दो टोक और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो दिया है। और ये डीलिमिटेशन जो है ये आपको पता है कि ये किस तरह से हुई है, कौन कौन इसमें हिस्सेदार था, कौन किस ने ये बैठ के फ़ैसला किया। ये कैबिनेट का डिसीजन है। उस कैबिनेट में आधे मिनिस्टर जो है वो उन्हीं साहब के थे जो साहब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो रोका गया। रोका नहीं गया, इलेक्शन को डीलिमिटेशन की वजह से जो है वो डिले हुई है शेड्यूल अनाउंस होने में। जैसे ही डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो पीटीआई का इल्ज़ाम है वो एक कदम आगे बढ़कर है। वो तो कहते हैं समझौता सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार करना है, बल्कि डील ये है और जो प्लान ये है और एग्रीमेंट ये है नवाज शरीफ के साथ कि सियासी तौर पर इमरान खान को इलेक्शन में कुचलना है और नवाज शरीफ को लाना है। पीटीआई को या पीटीआई के उन लोगों को जो इस किस्म की घटिया और बेबुनियाद गुफ्तगू करते हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए। मुझे ये बताएं
कि ये इमरान खान साहब तो जो है वो अनटचेबल बने हुए थे, वो तो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे, वो तो पुलिस को पेट्रोल बम और डंडे मार रहे थे, वो वहाँ से गुजरने वाली फ़ौज के गाड़ियों के ऊपर जो है वो पथराव कर रहे थे, उनके शीशे तोड़ रहे थे। उन्होंने तो ये सूरत हाल बना दी थी। वो तो चढ़ दौड़ते थे जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर, वो तो अदालतों को काम नहीं करने देते थे, अदालतों से ऐसी ऐसी मसालें कायम हुई। अब उन्हें बड़ा याद आ रहा है कि जी आज ही नंबर लगा और आज ही जो है वो बेल मिल गई। उन्हें ये मालूम है कि जब उनके दर्जन भर बेलें जो है वो उनको बगैर पेश हुए जो है वो बिफोर अरेस्ट जो है वो मिल जाया करती थी। मामला ये है कि उन्हें इस बात का अपने गिरेबान में झांकना चाहिए उन्हें, और देखना चाहिए कि ये उनके साथ जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है। अगर ये 9 मई का जुर्म ना करते तो इनके साथ ये कोई कर सकता था, उनके खिलाफ ये मुकदमा बन सकते थे और ये साबित करे कि ये 9 मई जो है ये PMLN ने करवाया है, मगर ये मियां नवाज शरीफ ने करवाया है। ये जो वहाँ पे कोई प्लान बना था लंदन में, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है 9 मई को। साहब इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने बहुत सारी लाइनें क्रॉस की, उनकी सहूलतकारी भी किसी से भी ज़्यादा हुई थी और लाइनें भी उनकी तरफ से क्रॉस की गई। मगर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहे लाइनें क्रॉस ना करने के बावजूद। नवाज शरीफ साहब के भी नहीं रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी नहीं रहे, यहाँ तक यूसुफ गिलानी साहब के भी नहीं रहे। इमरान खान ने लाइनें ज़्यादा क्रॉस की होंगी, मगर एक लम्हे के लिए आपने सोचा कि शायद गलतियाँ दूसरी तरफ से ही हों, आप सबकी ना हो, जमहूरी सियासतदानों की ना हो। नहीं देखें, ये हमने तो इससे पहले भी कभी लाइन क्रॉस नहीं की, और मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने तो कभी भी जो है वो मामलात को बिगाड़ने की नहीं बल्कि हमेशा सुलझाने की जो है वो कोशिश की है। बड़ी ही रवादारी से और बड़े ही इज़्ज़त एहतराम से वो लोगों से पेश आने वाले इंसान हैं। मामला ये है कि उस वक्त एक प्रोजेक्ट था, ये इमरान खान जो है ये एक प्रोजेक्ट था जिसको लाना अज़ बस ज़रूरी था, ये इसको पाकिस्तान पे मुसल्लत करना ज़रूरी था। इसलिए अच्छे भले चलते और आगे बढ़ते मुल्क को रोका गया और उस हुकूमत को ख़त्म करके इसे लाया गया। अब इससे जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो सारी जो है वो चकनाचूर हो गई, बल्कि उल्टा तबाही हो गई और मुल्क जो है वो मुआशी और सियासी बहरान का शिकार हो गया। तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है? राज साहब ये किया गया, मगर तो जो भी राज साहब ये किया गया, मगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज कहा कि तो 5 साल का साइकिल है, 5 साल के साइकिल के बाद यही कुछ नहीं हो रहा होगा। आज आपकी सहूलतकारी अगर हो रही है और आप पर इल्ज़ाम लग रहा है तो 5 साल बाद आप दोबारा रिसीविंग एंड पर नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं देखें, हम तो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। PMLN जो है वो आप इस बहरानी कैफियत में जब लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक उम्मीद जो है उसे यकीन में बदलने के लिए एक अज़म के साथ अपने आप को जो है वो अवाम के सामने जो है वो पेश कर रही है, और वो साथ अवाम को ये यकीन दिला रही है कि इससे पहले भी ऐसे बहरानों से मुस्लिम लीग ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को जो है वो सुरखरू किया है। अगर कोई और है तो वो आए सामने, और अगर कोई मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ जैसा है कोई बात कर सकता है तो वो आए सामने, हम तो किसी को रोक नहीं रहे। अगले सैटरडे को वो जलसा कर ले आके मीनारे पाकिस्तान पे या किसी और जगह कर ले और अपना प्रोग्राम दे कौम को। अब कौम को तो इस बहरान से किसी ने निकालना है ना, मगर अभी आप सब ने कोई वो सोए पड़े तो नहीं रहना। अभी आप क्लेम भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मुख्तलिफ अहदेदारों को कि जी आपको बाकायदा चेक किया जाएगा, ऑनलाइन चेक किया जाएगा। आप आएंगे लोग हफ्ते को, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं इस्तकबाल के, लोग आप आएंगे इतने, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई, आपकी 16 महीने की कारकर्दगी, ये सब लोगों के जहन में है। आप मोबिलाइज़ करने में कामयाब हुए अभी लोगों के, आ जाएं हफ्ते को? देखें, मुल्क को 3.5 पौने 4 साल में इमरानी फितने ने जिस सूरत हाल से दो चार किया, ये 16 महीने या 6 महीने या कोलिशन गवर्नमेंट के बस का काम नहीं था। ये एक ऐसी हुकूमत जिसके पास एक पूरा टेन्योर हो
और आवाम का मैंडेट हो, वो इस मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकाल सकती है, और हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो निकालेंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होगी, हर इलाके की, और एक ऐसा अवामी जम्मे गफ़ीर होगा, एक ऐसा अवामी इज्तिमा होगा जिसकी मिसाल इससे पहले मीनार पाकिस्तान ग्राउंड ने कभी देखी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया रसानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं हफ्ते को क्या होता है। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब ये बताइएगा कि ज़रा आगे बढ़कर इल्ज़ामात लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर, समझौते का भी इल्ज़ाम लगाया। आप तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जो डिले हो रहे हैं वो भी एक शख्स की वजह से हो रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन तो होनी थी, और डिलिमिटेशन का जब फैसला हुआ पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, बाकायदा काबीना का हिस्सा थी, फैसले का हिस्सा थी। अब क्या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए पोस्टरिंग कर रहे हैं आप लोग, या वाकई आपके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है? देखिए शाहज़ेब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने एक 5 साल एक जदोजहद की थी, PDM बनी थी, PDM से हम अलहदा भी हुए, हम इत्तेहादी जमातों में, हम हुकूमत में भी रहे, और हमने ये कहा था कि PTI के चेयरमैन को सेलेक्ट करके लाए हैं, वो जो है वो बैसाखियों या किसी कंधों पर आए हैं, और हमने PMLN ने वोट को इज़्ज़त दो का एक नारा भी दिया था। लेकिन आप अगर ये तासुर देंगे कि आप भी उस पे आ गए हैं, आप भी सेलेक्ट होकर आ रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का वोटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वक्त 65% ज़्यादा आपकी यूथ है जो आपको वोट करेगी। इस चीज़ को जो है, ये इस वक्त सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में चलने वाली नहीं है। आप देखें कि यही राहदारी बेल शर्जील मेमन साहब को भी मिली थी, और आपकी चैनल पर हमने देखा था उनको एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी बेल दी थी जब वो दुबई से आए थे, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ की सीढ़ियों से उसको FIA उठा कर ले गई थी, और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो ये चीज़ें तो हमने सब भुगती, और हम तो फिर भी भुगत लेंगे। मगर एक ज़माना था ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और बेटी के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए थे। ज़माना बदला है, आप कह रहे हैं कि अब सिर्फ नून लीग के लिए बदला है, पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त नहीं बदला है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई हैं। पहली बात तो ये है कि उनको जो सजा हुई है वो डिबेटेबल है, सही हुई है, गलत हुई है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कौन से कानून के तहत, कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान में क्या ये लिखा हुआ है कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड है, जेल से गया इलाज करने के लिए, वो वापस आकर मीनार पाकिस्तान पे लैंड करके जलसा करेगा और फिर जो है उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा? भाई, आपकी तो सजा हो चुकी है, आपको सजा हो चुकी है, और उसके बाद आपने जेल से आप गए हैं तो आपको वापस जेल ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपील करनी पड़ेगी या जो भी। मतलब ये तो फैसला अदालत ने दिया है, तो आप समझौते में कह रहे हैं कि अदालतें भी शामिल हैं, ये जो समझौता हुआ? देखिए, ये चीज़ें जो मिल रही हैं, मैं तो एक बड़ा नालायक स्टूडेंट लॉ का, मुझे बताएं कि एक बंदे को कन्विक्शन हुई और सजा काट रहे हैं और चले गए इलाज के लिए, वापस आ रहे हैं और कहते हैं नहीं, मैंने वापस जो है जेल नहीं जाना और मैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा करूंगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, PMLN का वर्कर ये उम्मीद रख रहा है नवाज शरीफ साहब से कि आपके साथ जिन लोगों ने ज्यादती की, बकौल आपको गलत सजा हुई, और आपने PDM के जलसों में हमेशा वो नारे लगाए कि मैं उनसे उनका हिसाब किताब करूंगा, तो क्या ये बयानिया जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने नहीं छोड़ा, तो मीनार पाकिस्तान से जो अपना तारीखी जलसा जो करने वो जा रहे हैं जो बकौल उनके, तो वो बयानिया वो दोहराएंगे कि मेरे साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है, इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम आ गया है और मैं आकर उनको सजा दूंगा। तो फिर तो मान लेंगे कि मियाँ साहब सजा देंगे। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो फिर आप समझ लें कि दाल में कुछ काला है, फिर एक पेज पे हैं। और इस मुल्क में एक म्यूजिकल चेयर चल रही होती है, आप 3 साल बाद गद्दार होते हैं, 3 साल बाद आप वॉश होकर मुहिब वतन बन जाते हैं। तो मुहिब वतन और गद्दार का एक म्यूजिकल चेयर इस मुल्क में चल रही है, और कब तक ये चलेगी? ये बड़ी आम बात है, ये बड़ी आम बात है। और कुंडी साहब, आपका एक कंसर्न था कि भाई ये अगर डिलिमिटेशन में पड़े फिर अदालतों में मामला चैलेंज हो जाएंगे, ये फिर इलेक्शन के लिए कैंपेन करनी पड़ रही होगी, सबको इलेक्शन नहीं मिलेंगे। अब आपको लग रहा है कि कम से कम जनवरी में वाकई इलेक्शन हो जाएंगे, जनवरी के आखिर में? देखें, पठान सबसे ज्यादा पहले जो है ना वो ईद का चांद देखते हैं। इस वक्त अब तक हमने जो है ना वो इलेक्शन का चांद हमें नजर नहीं आया, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा इलेक्शन का चांद इस वक्त तक, क्योंकि अभी तक आइन में तो नहीं लिखा कि नवाज शरीफ के आने के बाद ही इलेक्शन होगा। क्या इनके किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे फिर इलेक्शन होंगे? लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हम हमेशा मगर क्योंकि आप लोगों ने आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया ना समझौते के तहत आ रहे हैं, अब समझौते के तहत ऐसे तो नहीं आ रहे हैं, फिर इलेक्शन नहीं होने तो फिर क्यों आ रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके तसलसल में आपको इलेक्शन नहीं नजर आ रहे हैं क्या? देखें, हमें तो अभी भी शक है इलेक्शन के ऊपर, और क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल जब नहीं आ रहा, इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, आखिरी हफ्ते की तारीख का नहीं पता कब होंगे, फिर बयानात आ रहे हैं कि सर्दी होगी, कोई कहता है गर्मी होगी, कोई कहता है मौसम ठीक नहीं होगा। तो ये चीज़ें जब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो दाल में
सारी, बल्कि सारी दाल ही काली नजर आ रही है कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन क्या है। हम तो कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल दें ताकि हम इलेक्शन मुहिम शुरू करें, ताकि कैंपेन शुरू करें। पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में हमने कैंपेन करनी है, वो चीज़ हो। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को लंदन से हाई कमिश्नर सी ऑफ करते हैं, फिर यहाँ पर रियासती मशीनरी, पंजाब की हुकूमत उनके लिए गाड़ियाँ और बिरयानी और जो है वो कीमे वाले नान और ये चीज़ें प्रोवाइड करें, जलसा तो आप कर लेंगे, लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान की आवाम ने बक्से में वोट डालना है, वो वोट किसके लिए जाएगा। लिहाजा ये चीज़ हम कहते हैं कि वोट को इज्जत देने वाली जो जमात है, आप फ्री एंड फेयर इस मुल्क में इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी उसने वोट किसको देना है, जिस पार्टी को भी दे उसका हक बनता है कि उस मुल्क पर हुक्मरानी करे। अगर ऐसा ना हुआ तो वो हुकूमत मुझे साल भी चलता नजर नहीं आ रही, और फिर आप जो इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात है। कोडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसके अलावा इमरान खान के गिर्द घेरा कैसे तंग हो रहा है, जहाँ जहाँ नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इमरान खान साहब के लिए खतरात बढ़ा रही हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ के सरेंडर करने से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को इमरान खान पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। इस केस में FIA ने जो चालान जमा कराया है उसमें 28 से ज़ायद गवाहान की फहरिस्त है। इस फहरिस्त में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और अमेरिका में उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद भी शामिल हैं। जबकि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने से पहले आजम खान और असद मजीद के FIA को दिए गए बयानात भी सामने आ गए हैं, और ये बयानात इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि इन बयानात में बराह रास्त इमरान खान को चार्जशीट किया गया है। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के मुताबिक 8 मार्च 2022 को मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने साइफर टेलीग्राम भेजने और इमरान खान की तरफ से उसका जायजा लेने से मुताल्लिक कॉल की। उन्होंने मुझसे कहा कि यह साइफर 9 मार्च को इमरान खान को देना है, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले से बात हो चुकी है, और बाद में इमरान खान ने भी इसकी तस्दीक की और कहा था कि वो साइफर टेलीग्राम पढ़ना चाहते हैं। और फिर 9 मार्च को इमरान खान साइफर पढ़कर पुरजोश हो गए थे और कहा था कि अमरीकी हुकाम के इस ब्लंडर को अपोजिशन और रियासती इदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये बयानिया बनाया जा सकता है कि अपोजिशन जमातें अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को गिराना चाहती हैं, आजम खान के बयान के मुताबिक। इसके बाद इमरान खान ने मुझसे कहा था कि साइफर की कॉपी मुझे दे दो, मैं साइफर को दोबारा पढ़कर जायजा लेना चाहता हूं। जिसके बाद मैंने साइफर की कॉपी इमरान खान को दे दी, जो उन्होंने अपने पास रख ली, और जब मैंने उनसे साइफर की नकल मांगी तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो साइफर को तलाश करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने मिलिट्री और ज़ाती अमले को भी हिदायत की। आजम खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा था कि वो साइफर को एक एंगल देना चाहते हैं और इसे अवाम के सामने ये पैगाम देने के लिए रखेंगे कि उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर तैयार की गई है, और फिर विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने साबिक वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि यह खुफिया मरासला था जिसे बताया या दिखाया नहीं जा सकता। मैंने तजवीज़ दी कि इस हवाले से बाकायदा एक इजलास बुलाएं जिसमें वज़ीर ख़ारजा और फॉरेन सेक्रेटरी भी शामिल हों, क्योंकि वो वज़ारत ख़ारजा के ब्यूरोक्रेटिक सरबराह हैं। फिर 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला में एक इजलास की सदारत की। मेरी याददाश्त के मुताबिक ये इजलास साबिक वज़ीर आज़म के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेक्रेटरी ख़ारजा को कहा कि वो वज़ारत ख़ारजा की मास्टर कॉपी से साइफर पढ़कर सुनाएं। इस इजलास के मिनट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। बाद में ये फैसला हुआ कि इसे काबीना की खुसूसी मीटिंग में रखा जाएगा, और फिर काबीना ने फैसला किया कि इसे कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा जाएगा। आमतौर पर वज़ारत ख़ारजा से मिलने वाले साइफर को उसे वापस कर दिया जाता है, लेकिन इस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान के नंबर का साइफर इमरान खान ने अपने पास ही रख लिया। आजम खान के मुताबिक मेरे ख्याल में इमरान खान ने आला फौजी क़यादत को निशाना बनाने और दबाव में लाने का मंसूबा बनाया था, ताकि फ़ौज की आला क़यादत तहरीक अदम एतमाद पर उनकी मदद के लिए आगे आए। साबिक वज़ीर आज़म का मकसद साइफर से सियासी मफादात हासिल करना था, जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद का यह बयान सामने आया है कि मैंने तो बस साइफर को रिपोर्ट किया था, और बाहर से साइफर भेजना एक रूटीन प्रैक्टिस है, और खुफिया साइफर में लफ्ज़ धमकी का कोई हवाला नहीं था, और ना ही मैंने उसमें किसी साजिश की बात की थी। साजिश वाला मामला एक सियासी नतीजा था जो इस्लामाबाद की लीडरशिप ने अखज़ किया था। एक फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि साइफर के एपिसोड ने हमारी सालमियत और राब्ते के निज़ाम को मजरू किया, और इससे हमारे मुस्तकबिल के डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग कल्चर के लिए हमारे सिफारतकारों और सिफारतकारी की साख मुतासिर हुई है। जबकि कल इस हवाले से सहाफ़ी उमर चीमा की यह खबर सामने आई थी कि साइफर के साथ खेलने के बाद पाक अमरीका राब्ताकारी बंद हो गई थी। खबर के मुताबिक FIA की जानिब से वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म ऑफिस के मुतल्लिका हुकाम के इंटरव्यू से मालूम होता है कि एक मौका ऐसा भी आया
कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई राब्ता नहीं रहा और तफ्तीश से वाबस्ता एक ओहदेदार ने मुख्तलिफ सिफारतकारों के बयानात से मुतालिक अपनी मालूमात की बुनियाद पर अमरीका के हवाले से बताया कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत बंद कर दी थी। इमरान खान की जानिब से कागज़ लहराए जाने के वाक़े के बाद अमरीका ने पाकिस्तान से तहरीरी तौर पर कहा कि पाकिस्तान ये साइफर अमरीका के साथ शेयर करे। FIA की जानिब से रिकॉर्ड किए गए एक बयान के मुताबिक अमरीकी हुक्काम इस बात पर मुश्तइल और हैरान थे कि अगर खुफिया राब्ताकारी इस तरह गुफ्तगू का मौजू बनने लगी तो फिर कोई खुली बातचीत नहीं होगी। यानी फिलहाल साइफर केस इमरान खान के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, मगर तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ केसेस को सियासी इंतकाम और लंदन प्लान का हिस्सा करार दे रही है। इसके अलावा तौहीन के केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं और उन्हें 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पेश करने की हिदायत की है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों तक लगातार अपनी कदर खोने के बाद आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए ने अपनी कदर एक बार फिर रिकवर की है। इंटरबैंक में आज डॉलर ₹1.48 सस्ता होकर 278 रुपये 81 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया है। इसके अलावा आज स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 934 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद हुई है। मंगल और बुध को रुपए की कदर में एक बार फिर कमी से ये खदशात पैदा हो रहे थे कि क्या 28 ट्रेडिंग सेशंस में मुसलसल इजाफे के बाद कहीं रुपया अब मुसलसल तो नहीं गिरेगा, कहीं वापस ओपन मार्केट में डॉलर पैनिक बाइंग की वजह से ऊपर तो नहीं चला जाएगा। इसके अलावा अगर अदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि सितंबर में मुसलसल दूसरे महीने डॉलर्स के इनफ्लोज तवक्कात से कम रहे हैं। आज जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सितंबर में मुसलसल दूसरे महीने भी कर्जों की सूरत में डॉलर के इनफ्लोज में कमी आई है, जहां सितंबर में पाकिस्तान सिर्फ 32 करोड़ डॉलर ही हासिल कर सका है। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान ने 2.89 अरब डॉलर्स मौसूल किए और अगर उनमें IMF से मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर्स मिला लिए जाएं तो जुलाई में मौसूल होने वाला कर्ज तकरीबन 4 अरब डॉलर्स बनता है। आला सरकारी ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि गुज़िश्ता 2 महीनों से पाकिस्तान की डॉलर्स में बैरूनी कर्ज हासिल करने की सलाहियत दोबारा पहले जैसी हो गई है, जहां अगस्त में पाकिस्तान सिर्फ 31 करोड़ 60 लाख डॉलर्स और सितंबर में सिर्फ 32 करोड़ डॉलर्स ही हासिल कर सका है। खबर के मुताबिक अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की मुशावरत से एक्सचेंज कंपनीज और स्पेकुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में रुपए और डॉलर में फ़र्क बेहतर हुआ, लेकिन ऐसे इंतजामी इकदाम की भी एक हद होती है। जबकि आज स्टेट बैंक ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक सितंबर के महीने में सिर्फ $8 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। इस वक्त हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है 2 दिन लगातार कमी हुई, पहले दिन तो कम हुई मगर कल बहुत ज़्यादा गिर गया था रुपया, जिसकी वजह से ये फिर अंदेशा हो रहा था कि कहीं पैनिक बाइंग तो नहीं हो जाएगी, लोग एक दफ़ा फिर तो नहीं डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे। आज रिकवरी हुई है, क्या कुछ पैनिक बाइंग आना शुरू हो गई थी या नहीं, सूरत हाल ऐसी नहीं थी? नहीं जी, कोई बिल्कुल पैनिक बाइंग नहीं थी, स्पेकुलेशन बाइंग हो रही थी और ये बैंकों ने और इम्पोर्टरों ने एक्सपोर्टरों ने मिलकर ये कार्टल बना लिया और पाकिस्तानी रुपए से खेलने की इन्होंने दोबारा किया। आपको पता है कई दफ़ा ये पहले कोशिश कर चुके हैं। तो कल इनका पूरा प्लान था कि यू टर्न मारें, लेकिन हमने आला हुकाम को फौरन बर वक्त आगाह कर दिया कि आप इन्हें चेक करें, ये तो डॉलर को जो है सट्टेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए को फिर जैसे जुलाई में 270 था और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, उसके बाद इन्होंने हिसाबदार साहब ने ट्वीट भी किया कि डॉलर अब 250 को हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद इसी डॉलर को 209 और फिर 308 पे ले गए। तो मैंने ये फिर तारीख ना दोहराई जाए, आप इनको पता करें, ये मार्केट में पूरी खबर गर्म है कि ये जो है सट्टेबाजी करके रुपए को जो है दोबारा तहस नहस करेंगे और डॉलर को बढ़ाएंगे। तो उसमें सुनने में यह आता, कुछ एक्सपोर्टर ने कुछ तो कह रहे हैं बैंकों ने मिलकर किया, कुछ कह रहे हैं अपने इंडिविजुअली तौर पे इन्होंने इस उम्मीद पे कि डॉलर 250 का होगा तो इन्होंने बगैर एक्सपोर्ट के सेलिंग शुरू कर दी और इसको जैसे सट्टे कहते हैं ये। मगर बोस्तान साहब कल और परसों ये भी हुआ कि, और काफ़ी दिन से ऐसा हो नहीं रहा था, मगर ऐसा हुआ कि कुछ एक्सचेंज कंपनीज डॉलर नहीं दे रही थी और आज भी 283 रुपये तक भी दे रही थी। तो क्या फिर एक्सचेंज कंपनीज में भी वो फ़र्क आना शुरू हो गया है या फिर वो फिलहाल रोक रही हैं? नहीं, बस यही हमने कल भी 16 मिलियन डॉलर सरप्लस से इंटर बैंक में सेल की, यहाँ रिकॉर्ड हमने पूरा डेटा दिया गवर्नमेंट को, और आज भी 13 मिलियन डॉलर अभी तक सेल किए थे आखिरी वक्त पे। तो कहीं हमने बात कोई लोग पाएंगे नहीं, गलत कोई खबर हो वक्ती तौर पे जब ये 281 हो गया था तो उस वक्त 1% ज्यादा हुआ, लेकिन जो ही फिर इंटरवीन हुई आला हुकाम ने इनसे बात की और मैंने कहा इनके चेक करें डॉक्यूमेंट बुक पे ये चीज ओपन क्यों इन्होंने रखी हुई है, जब एक कानून है जब या डॉलर खरीदेंगे फिर बेचने भी आपके लिए मस्ट होता है, आप रोक नहीं सकते इसको। रोकने का मकसद आपने सट्टा करना है।
तो ये जब बातें हुई तो आला गांव को बताएगा ये जो शहर निचली लेवल मैनेजर लेवल पे हो, हम चेक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम नहीं होने देंगे। और आज देखा आपने और जो नतीजा- क्रैकडाउन था वो अभी भी जारी है या फिर ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट दोबारा पैदा होना शुरू हुई है? नहीं, ग्रे मार्केट ब्लैक मार्केट बिल्कुल नहीं है, सारे अंडरग्राउंड में भागे हुए हैं, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ से कुछ पकड़े गए हैं। ये अब सारा सबसे बड़ी मार्केट जो है माफिया जो है वो अब इसमें बैंकों में बैठी हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के मैशत को तहस नहस की गई, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना है। और उन्होंने अपना 3 वज़ीर-ए-आला जो थे वज़ीर खजाना दवाई देते देते निकल गए, लेकिन उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शौकत तरीन देख लें, मिफ्ता समेद देख लें, साथ डार साहब लेंगे, पहले दिन ही ये चार्ज लेते, कहते थे हम बैंकों को नहीं छोड़ेंगे, बैंक वाले कहते थे हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और उनको वो चले गए, लेकिन ये वहीं के वहीं मौजूद है। तो ये इस वक्त सख्त, अगर बैंकों को काबू नहीं किया और सट्टेबाजी पे जो उनके मुंह खून लगा हुआ है, अगर ये इसको रोके तो पाकिस्तान का खून निचोड़ लेंगे ये। बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गजा पर इसराइली मुहासरे और बमबारी को आज 13वां दिन है। इसराइल किसी भी सूरत में अपनी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि अब गजा में बहुत जल्द ज़मीनी ऑपरेशन करने का इशारा दे रहा है। अब से कुछ देर पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा की सरहद पर इसराइली फ़ौजियों से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त आप गजा को एक फासले से देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप गजा को अंदर से देखेंगे। जबकि इसराइली फोर्सेस के सदर्न कमांड के चीफ ने वाजे किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन तवील और शदीद होगा। वाजे है कि इसराइल ना जंगबंदी के लिए तैयार है, ना गजा का मुहासरा ख़त्म करने के लिए तैयार है, और ना ही पानी, बिजली, ईंधन और खुराक की सप्लाई बहाल करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में पानी की बंदिश को ज़िंदगी और मौत का मसला करार दे दिया है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की थी, जिसमें अब तक 3785 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें 1524 बच्चे और 1000 ख़वातीन शामिल हैं। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद इसराइली फोर्सेज हर 15 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर रही हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 13,000 से ज़ायद हो गई है। इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयाँ गजा तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। मगरबी किनारे में इसराइली स्नाइपर्स फ़लस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ आज मगरबी किनारे में 9 अफराद शहीद हो गए, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 77 अफराद वहाँ शहीद हुए हैं। इसके अलावा इसराइल एक तरफ शुमाली गजा के शहरियों से कह रहा है कि वो जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी करें, लेकिन साथ ही जनूबी गजा पर भी बमबारी कर रहा है और वहाँ का कोई इलाका महफूज नहीं है। कल रात गए जनूबी गजा में इसराइल की बमबारी में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखने में आई। इसराइल ने जनूबी गजा में खान यूनुस और रफा क्रॉसिंग के करीब शदीद बमबारी की। सिर्फ खान यूनुस में 11 रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया गया। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसके अलावा आज सुबह भी इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में 44 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में पूरे ख़ानदान ख़त्म हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस के सिर्फ एक फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 30 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। गजा में हालात ये हो गए हैं कि जो लोग इसराइली फोर्सेस की धमकी के बाद शुमाली गजा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जनूबी गजा चले गए थे, अब वो वापस शुमाली गजा में अपने घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जनूबी गजा में इसराइल उतनी ही बमबारी कर रहा है जितनी वो शुमाली गजा में कर रहा है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि जनूबी गजा में पनाह गज़ीनों की तरह मरने से बेहतर है कि शुमाली गजा में अपने घरों में इज्जत से मर जाएं। अल जज़ीरा की गजा में नुमाइंदा ने भी यही किया। वो बच्चों समेत जनूबी गजा से शुमाली गजा में अपने घर वापस पहुंच गई। उन्होंने अपने एहसासात और रास्ते में तबाही के मनाजिर भी दुनिया को दिखाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।